उससे संकेत मिलता है कांग्रेस की सूची की भी प्रतीक्षा है। कई पार्टियां अभी गठबंधन की तैयारी में लगी हैं, लेकिन भाजपा ने कुछ आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की है, लेकिन वो तो एक बहुत ही छोटी पार्टी है। इसलिए हम उससे अधिक बड़ी बात यह है कि उसके साथ समझौते के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका उस समय में निभाई गई वो अपने आप में एक इतिहास है कि पहले तो उनके वकील के रूप में या फिर देश विदेश में उसके साथ कैसे भारत के साथ उसको उस विद्रोही गुट को जिसको कह सकते हैं मिजोरम में कैसे शांति स्थापना के लिए उनको जोड़ा जाए। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है HSI को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ग्रुप्स में भेजें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपकी राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। सहमत हो असहमत हो तब भी आप अपनी बात अवश्य लिखें। आपका हमेशा स्वागत है। और अनुरोध के साथ चुनाव की धूमधाम के बीच में एक महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं। बांसुरी की आवाज और हेमा मालिनी की धूम। आपको लगेगा इस समय जब चुनाव में हंगामा आरोपबाजी शुरू होने वाली है, या कुछ तो शुरू भी हो गई है, चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन फिर भी हंगामा तो जारी है, सभाएं भी हो रही हैं, अभियान भी चल रहे हैं, यात्राएं भी हो रही हैं। लेकिन नारी वंदन शुरुआत हम चूंकि चुनाव का जब तारीखों का ऐलान होगा तब तो चर्चा और होती रहेगी, या हम बीच में भी करते ही रहे हैं, लेकिन विवादों से हटकर और कुछ मधुर यादें, कुछ मधुर बातों का जिक्र करना चाहिए ताकि लगे कि भारत में महिलाओं का वंदन का जो संसद में प्रस्ताव पास हुआ, आरक्षण देने की बात भी हुई है संसद विधानसभाओं में, वो बाद में लागू होगी। लेकिन जो पहला जिसको कह सकते हैं कि चरण है, अभी तो बीजेपी ने 195 के करीब उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन भाजपा ने कुछ आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की है, लेकिन वो तो एक बहुत ही छोटी पार्टी है। इसलिए हम उससे अधिक बड़ी बात यह है कि बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा नेतृत्व के रूप में दिल्ली जैसा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनको मैदान में उतारा है। और चुनाव में जिस ढंग से वो विद्यार्थी परिषद में भी सक्रिय रही, बहुत अच्छी अधिवक्ता हैं, बड़ी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, कानून मामलों विशेषज्ञ हैं, और पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने अब सक्रिय राजनीति में जिसे कह सकते हैं कि जमीनी काम भी करना शुरू किया, और लगता है कि इसीलिए उनको ये बड़ी चुनौती सौंपी गई है। तो बांसुरी स्वराज, आप नाम से भी थोड़ा सा एहसास होगा, वैसे भी चूंकि आजकल जब अनाउंसमेंट के साथ ही चर्चा में तो वो देश भर में आ गई हैं। सुषमा स्वराज देश की एक ऐसी नेता है जो उन्होंने एक नया इतिहास महिला राजनीति के रूप में निभाया। ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में भी उनका, और उनके साथ ही राजनीति में रहे, उन्हें कहते कि युवा काल से वो साथ में रहे, जीवन साथी ही रहे, स्वराज कौशल, जो खुद भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं। और सुषमा स्वराज कितनी बार, मैंने 4 बार लोकसभा में जीती हैं, 3 बार राज्यसभा में, विधानसभा से जहां शुरू किया, और वो भी 25 वर्ष की उम्र में मंत्री बनना। ऐसे सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज। और चूंकि सुषमा स्वराज तो विदेश मामलों की मंत्री भी रही, शिक्षा के मंत्रालय भी उन्होंने अपने राज्य में कभी संभाले, कभी केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्रालय भी संभाला, विदेश मंत्रालय में भारत की पहली विदेश मंत्री रही। विदेश मंत्रालय का यूं प्रधानमंत्री के नाते कई प्रधानमंत्री भी अपने हाथ में कामकाज लेते रहे, या इंदिरा गांधी के पास भी था, लेकिन इंडिपेंडेंट विदेश मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रमुख भूमिका विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर उन्हीं के अंडर में पहले विदेश सेक्रेटरी थे। इसलिए सुषमा स्वराज का इसलिए जिक्र करना आवश्यक है कि ये परिवारवाद नहीं, उनके 2019 में एक बहुत ही दुखद जैसे कह सकते हैं कि मृत्यु थी, जिस समय वो और वर्षों तक बहुत कुछ काम कर सकती थी, लेकिन अस्वस्थ हृदय पर अचानक आघात होने से निधन हुआ था, और उनकी बेटी उसके बाद सक्रिय हुई है।
मैं ये भी बताना चाहूंगा, चूंकि मैं उनको जयप्रकाश आंदोलन के समय और जो रामलीला मैदान में जब उनकी सभा थी तब भी मैं एक संवाददाता के रूप में एजेंसी के हिंदुस्तान समाचार तब भी मैं रामलीला मैदान में उपस्थित था। इसलिए सुषमा स्वराज से लेकर के अब बांसुरी स्वराज तक का थोड़ा सा अंदाज, जिसको कह सकते हैं झलक, मैं देखता रहा हूं। सुषमा स्वराज चूंकि बहुत ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी कई भाषाओं की मर्मज्ञ माने विदुषी भी रही, और इसी तरह से जिस तरह से बांसुरी स्वराज आई हैं उनको हिंदी अंग्रेजी दोनों पर इतना अच्छा प्रभाव है, हमें बहुत आश्चर्य भी हुआ। जबकि उनको ज्यादा उस तरह से सक्रिय जैसे कह सकते हैं कि भाषाओं में नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जितना उनका सुना टीवी चैनल्स पर और देखा काम, तो लगता है कि हिंदी अंग्रेजी पर तो उनका बहुत अधिकार है। और खास करके ब्रिटेन में पढ़ाई करने के बाद, विदेशों में पढ़ाई करने के बाद, अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई भी की, कानून की पढ़ाई की, बैरिस्टर, ब्रिटेन में ही बैरिस्टर की उपाधि एक तरह से उनको काम भी करना शुरू किया, और फिर भारत में कई वर्षों से वो सक्रिय हैं। युवा नेतृत्व है, महिला वंदन इसलिए मैं कहूंगा कि एक नया पहल जिसको कह सकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, पिछले वर्षों के दौरान स्मृति ईरानी भी उभर करके आई, निर्मला सीतारमण भी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण दायित्व पहले भी महिला मंत्रियों को दिए हैं, और भी जैसे आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड, चूंकि फिर भी गिनीज बुक में ही आएगा, जैसा कहें कि 2 परिवार के सदस्य होते हैं, और उनके परिवार ने, मतलब सुषमा जी तो कभी, मैं कई अखबारों में, पत्रिकाओं में संपादक रहा, कई पुस्तकों का लोकार्पण रिलीज करने के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि रही, एडिटर्स गिल्ड के प्रोग्राम में, लेक्चर्स में, जब भी मैंने उन्हें आमंत्रित किया, आउटलुक पत्रिका के लोकार्पण के मैंने रिलीज पहला जो निकला हिंदी का, तब भी वो रही। लेकिन कभी उन्होंने अपनी बेटी के बारे में कोई ज्यादा प्रचारित या फोटो भी नहीं प्रचारित किया। बड़े अंतरंग इंटरव्यू दिए, उसमें जिक्र जरूर करती थी कि मैं बेटी के लिए अपना समय देती हूँ, और पिता तो निश्चित रूप से समर्पित रहे ही, बेटी के लिए भी रहे। स्वराज कौशल गवर्नर रहे, लाल डेंगा जैसे उसके साथ समझौते के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका उस समय में जब निभाई गई, वो अपने आप में एक इतिहास है कि पहले तो उनके वकील के रूप में या फिर देश विदेश में उसके साथ कैसे, भारत के साथ उसको, उस विद्रोही गुट को जिसको कह सकते हैं, मिजोरम में कैसे शांति स्थापना के लिए उनको जोड़ा जाए, ऐसा काम उन्होंने किया। और इस दृष्टि से उस परिवार की बेटी बांसुरी स्वराज दिल्ली के ऐसे चुनाव क्षेत्र से जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी उसी नई दिल्ली विधान संसदीय क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, और वो दोनों जीते भी थे। ऐसे नेताओं की एक कड़ी में आगे, हाल में तो मीनाक्षी लेखी ही महिला मंत्री के रूप में भी केंद्र में रही, लेकिन हाँ, ये मौका बांसुरी स्वराज को जो मिला है, ये एक नया मोड़ होगा दिल्ली की राजनीति के लिए और भारतीय राजनीति के लिए। निश्चित रूप से अभी हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन उनके सामने आम आदमी पार्टी का जो बहुत ही विवादास्पद एक नेता रहे, उनके पुलिस में प्रकरण विवादास्पद, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, न कोई हमारा पूर्वाग्रह है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में एक ऐसे नेता जो विधायक है, ठीक है, वो अरविंद केजरीवाल जी के बड़े प्रिय रहे एक समय में, और इसलिए उनको मंत्री बनाया था उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में। बाद में हटना पड़ा, चूंकि उनकी पत्नी तक ने उन पर भयानक अत्याचार के आरोप लगा के मामला गया। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही एक और मामले में, जैसे कहते हैं कि बड़े अस्पताल में, एम्स में बड़ा दंगा करने के आरोप में उन पर सजा तक निचली अदालत ने दे दी थी, क्योंकि बहुत ही दुर्व्यवहार हंगामा करके उन्होंने अस्पताल में जो हड़कंप मचाया और गड़बड़ियां की। लेकिन बहरहाल वो मामले क्या हुए, चलते रहे, चलते रहेंगे। लेकिन ऐसे विवादास्पद व्यक्ति के सामने तो ये लगता है कि ये लड़ाई कुछ हद तक, चूंकि ऐसे व्यक्ति से लड़ना चुनावी मैदान में तो कई बार मुकाबला होता है, लेकिन निश्चित रूप से जनता की बातों को, जनता के इरादों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको वो सबसे बड़ा अपना नेता और देश के नेता उन हैं ही, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, और इसलिए जिस तरह से बांसुरी स्वराज ने शुरुआत की है अपने अभियान की, जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उम्मीदवार बनने पर भी, लगता है
कि वो घर घर तक या वार्ड वार्ड, जिस तरह से बीजेपी का अपना स्टाइल है कि बिल्कुल बूथ तक हमें पहुंचना है, तो वो जो अपना जमीनी जो काम करती रही है, चाहे विद्यार्थी परिषद के लोगों से, युवा महिलाओं के संगठनों के जरिए, एनजीओज के माध्यम से, और अपनी वकालत करते रहे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में जिसके लिए लड़ने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं, वहां बांसुरी स्वराज भी लड़ती रही है। इसलिए उन्हें अपने कानूनी, अपने आचार संहिता जो सुषमा स्वराज और स्वराज परिवार की भूमिका रही, वो उनको याद है। और दिलचस्प बात यह है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव के इस नगाड़े के बीच में जैसे हमने कहा और महिलाएं रही हैं, लेकिन एक और महिला, ये युवा 40 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है, बांसुरी स्वराज। लेकिन आप दूसरा जो बड़ा नाम जिसको कह सकते हैं चर्चा में है, हेमा मालिनी का। हम जैसे पत्रकार भी ये मानते थे कि शायद इस बार उनको टिकट न मिले भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि कई बार ऐसा कहा जाता था कि भाई 75 वर्ष की जब उम्र होगी तो हम भारतीय जनता पार्टी में उनको कुछ और दायित्व या उनको मार्गदर्शन जैसा बना दिया जाता है। लेकिन ऐसा कोई संविधान में न पार्टी में लिखा है, न संसद में कोई लिखा है। कई ऐसे सदस्य रहे जो 80-90 साल तक भी रहते हैं। तो हेमा मालिनी एक ऐसा चेहरा है, मैंने कहा ना कि मैंने वो जब राज्यसभा में चुन करके आई थी, तो एक जैसे कह सकते हैं कि उनके सम्मान में जो एक पार्टी थी, वेंकैया नायडू जी भी उनको बड़ा मानते थे, जो बाद में उपराष्ट्रपति हुए, उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राज्यसभा में उनका नामांकन हुआ था और इसलिए मैंने जो छोटा सा एक गेट टुगेदर जिसको कह सकते हैं, सम्मेलन, उसमें उनसे मुलाकात होकर प्रभावित हुई थी। लेकिन मुझे लगा था कि कैसे राजनीति में सक्रिय रहेंगी, तो बड़ी फिल्में तो ड्रीम गर्ल और सबसे विख्यात और सुंदर महिला और कलाकार के नाते उनको माना जाता रहा। उनको देश दुनिया के पुरस्कार बहुत मिले ही हैं। लेकिन उसके बाद लगातार, उसके पहले वैसे 99 में वो विनोद खन्ना है, याद होगा आपको, धर्मेंद्र से तो उनका विवाह हुआ, वो तो है ही, लेकिन विनोद खन्ना का प्रचार के बाद वो निगाह में आई थी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनाया। पहले उनका मुझे कहना चाहिए कि वो नामजद हुई, नॉमिनेटेड होकर के आई। लगभग 6 वर्ष वो नॉमिनेटेड मेंबर रही राज्यसभा की, और उसके बाद फिर वो लोग मैंने एक तो कर्नाटक से पहले राज्यसभा में चुन करके आई, और फिर 2 चुनाव जब आए, जो असली चुनौती वाले चुनाव थे, लोकसभा के मथुरा संसदीय क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से, वो चुनाव मैदान में उतरी और अपने इलाके में सक्रिय, श्री कृष्ण की भक्त होना, नृत्य, मतलब जिसको कह सकते भरतनाट्यम में तो वो बहुत अच्छी कलाकार हैं। एक ऐसे कहते हैं कि तमिलनाडु के ब्राह्मण परिवार की होते हुए, वैसे पिता के नाम के आगे चक्रवर्ती भी रहा, लेकिन दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि, लेकिन हिंदी फिल्मों से और फिल्मों के हिसाब से जितनी लोकप्रियता हासिल की, धर्मेंद्र के साथ विवाह किया, धर्मेंद्र राजनीति में रहे, लेकिन इन्होंने, वो तो जल्दी पलायन कर गए, लेकिन ये डटी हुई मथुरा में। और अभी हाल में भी एक बड़ा मथुरा में जब भव्य समारोह हुआ, तो आज भी इस उम्र में भी उन्होंने जो नृत्य प्रदर्शित किया, अयोध्या में भी उनका कार्यक्रम हुआ, कई कार्यक्रम उनके होते ही रहते हैं, और फिल्मों में भी वो आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ऐसे 75 वर्षीय हेमा मालिनी को भी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिकट दे दिया और कहा कि हाँ, यही लड़े। चूंकि अच्छा, ये भी बात है कि हेमा मालिनी ने बहुत पहले, मतलब पिछले वर्ष भी 2023 में, मेरा ख्याल है जून का महीना होगा, जब वो अपने क्षेत्र में गई थी, तो कहा था कि यदि मुझे चुनाव लड़ने को कहा जाएगा तो मैं सिर्फ मथुरा से लड़ूंगी, चूंकि मैंने एक कार्यकाल में 2014 से 19 तक कुछ काम किया, फिर 19 से अब तक जो काम किया है, तो मैं किसी और क्षेत्र में यदि चुनाव लड़ने को कहेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगी। बांसुरी स्वराज हो सकता है कि विदिशा से लड़ सकती थी, जहां उनकी मां सुषमा स्वराज 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं, या और भी दक्षिण दिल्ली से भी वो चुनाव जीती हैं, तो दक्षिण दिल्ली, लेकिन उनको नया क्षेत्र, जो बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता रहा नई दिल्ली का, जहां बड़े बड़े और भी नेता, मैंने वाजपेयी और अडवाणी जी की तो बात बताई थी, लेकिन और भी बड़े बड़े नेता वहां चुनाव लड़ते रहे हैं, और इस दृष्टि से नई दिल्ली का अपना एक महत्व है। लेकिन हेमा मालिनी ने स्वयं ये माना था कि लड़ूंगी, हाँ, मैं पीछे नहीं हटने वाली हूं। उम्र का न कोई बंधन, जैसे कहते हैं कि न कला में होता है न राजनीति में होता है, और यदि समाज सेवा का, लोगों से जुड़े रहने का, लोगों के प्यार पाने का जो क्षमता है,
तो यदि बांसुरी अपने नाम के साथ अपनी मीठी आवाज से, अपने मीठे स्वभाव से, जनता की सेवा से, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, यदि उनको जीत सकती है तो उसी तरह से हेमा मालिनी। ये दो बिंदु है। मैं इसलिए कहा कि दो युवा वर्ग को जोड़ना और एक बड़ी पीढ़ी होने के बाद भी उनमें जो एक अपनी शक्ति है, क्योंकि माना ही जाता है कि जिनके पास अपना बौद्धिक, जिसके पास शक्ति होती है या शारीरिक शक्ति भी है, इस समय में नृत्य भी करना, अभिनय भी करना और चुनाव क्षेत्र में घूमना, मतदाताओं के बीच में जाना, उस चुनाव क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, कार्यक्रमों के लिए संसद में भी जब आवश्यक हो, पार्टी की तरफ से जब आवाज हो, टेलीविजन की तरफ जब कुछ इंटरव्यू की बात हो, तो हेमा मालिनी हमेशा आगे रही है। एक और बात है, हेमा मालिनी की विशेषता ये भी रही है, जो कभी सुषमा स्वराज भी बताती थी, कि वो कई बार ऐसे कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा, किराया भी नहीं मांगती थी। कई ऐसे कलाकार, बड़े बड़े नामी नेता और कलाकार हमने देखे और सुने हैं, जाने हैं। मेरे कई ऐसे परिचित मित्र भी रहे जो फिल्मी दुनिया से भी जुड़े रहे, बड़े जो समर्पित भाव से जिनका काम भी होता था, लेकिन वो भी ये कहते थे कि जब किसी कलाकार को बुलाना हो तो फिर वो तो पैसा वो लोग मांगते हैं, हमारे कहने से क्या होगा, संबंध अपनी जगह है। लेकिन हेमा मालिनी कई ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, जहां फीस की गुंजाइश होती है, जो बड़े संस्थानों का होता है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई नखरा जिसको कह सकते हैं, जिससे कि कोई ऐसा काम है जिससे कि समाज में कोई जागरूकता आ रही है या अपने नृत्य के जरिए लोगों को, उस भावना को, संस्था को भी स्थापित है, भारत सरकार की संस्थाएं हैं, तो उसके लिए कभी उन्होंने कोई एक्स्ट्रा, जिसको कह सकते हैं, एक अतिरिक्त बड़ी मांग नहीं रखी। तो ऐसी हेमा मालिनी, नारी वंदन चुनाव में हो, अधिक से अधिक महिलाएं, आरक्षण, जैसा मैंने कहा कि 33% आरक्षण जो संसद में पास किया है वो 2029 में लागू हो, लेकिन ये शुरुआत बहुत अच्छी है। मैं समझता हूं कि ऐसे और महिलाएं भी अभी तो आएगा, जिस पर हम आप चर्चा करते रहेंगे। चुनाव में एक शुभ संकेत, जिसको कह सकते हैं कि हम तो हमेशा आराधना करते हैं ना, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, तो उस रूप में ऐसी महिलाएं, जैसा आपने कहा कि 3 बड़ी महिलाओं के नाम आ गए, जो मोदी के, जिसको कह सकते हैं कि, और बीजेपी के, जिसमें हेमा मालिनी और बांसुरी स्वराज, और अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती दे रही स्मृति ईरानी। इसलिए नारी वंदन कहें या भारतीय राजनीति, भारतीय समाज में महिलाओं का वंदन हो, सफलता मिले, किसी भी राजनीतिक दल की हो, लेकिन महिलाओं को सशक्तिकरण का जो अभियान है वो जारी रहे, यही हम मानते हैं। आप एक्सरसाइज को हम यही विराम देते हैं। आप एक्सरसाइज देखते रहें, जब आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।